Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 11's NCERT, Indian Constitution at Work and we are on chapter 3 इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन। देखिए अब तक हमने काफ़ी मेजर पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन का। हमने इसके पहले वाले सेशन में पढ़ा था इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी, दोनों के बीच में कैसे चीज़ें चलती हैं, कैसे इलेक्शन और डेमोक्रेसी साथ साथ चलते हैं। वी टॉक्ड अबाउट इंडियन इलेक्शन सिस्टम, उसमें हमने पढ़ा था हमारे यहाँ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम भी है अप टू सर्टेन एक्सटेंट, और हमने दोनों के बीच में कंपैरिजन देखा था। और फिर हमने देखा था कि हमने क्यों लार्ज एक्सटेंट पे एफपीटीपी को अडॉप्ट किया। फिर इन द लास्ट वीडियो वी टॉक्ड अबाउट रिजर्वेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज और हमने ये स्टार्ट किया था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कैसे इंश्योर किए जा सकते हैं। हमने बात की थी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड राइट टू कंटेस्ट के बारे में। आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंश्योर करने के लिए हमें चाहिए होता है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन भी। तो इसके बारे में आज पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे इलेक्शंस के लिए क्या क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत हमें है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन दिस सेशन। स्टार्ट करते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन। द पॉइंट इज इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। देखिए इलेक्शन इंश्योर करने के लिए कि वो फ्री एंड फेयर है, देखिए यहाँ पे बात की जा रही है फेयर, कि वो निष्पक्ष तरीके से हो। जो बॉडी इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए ऑथराइज की गई है उस पर किसी भी तरह का प्रेशर ना रहे। दैट इज़ हाउ यू कैन इंश्योर कि जो इलेक्शन है वो फेयर होंगे। तो बहुत से एफर्ट्स किए गए अब तक हमारे सिस्टम में इलेक्टोरल प्रोसेस को पूरा इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, फ्री बनाने के लिए, फेयर बनाने के लिए, पूरी प्रोसेस को अच्छा बनाने के लिए। एंड सबसे अच्छा जो एफर्ट था दैट वाज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का जब एस्टैब्लिशमेंट हुआ, ये एस्टैब्लिशमेंट किया गया मेजरली टू सुपरवाइज एंड कंडक्ट इलेक्शन। देखिए ये सारी चीज़ सुपरवाइज करते हैं कि कैसे क्या इलेक्शंस होने हैं और उस चीज़ को कंडक्ट भी करवाते हैं, फाइनल कंडक्ट का काम करवाते हैं। क्या फंक्शंस होते हैं वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। आप पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लीजिए, आर्टिकल 324। ये आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज फार एज योर यूपीएससी एग्जामिनेशन इज कंसर्न। सो कुछ आर्टिकल्स को आपको याद ही रखना होता है। इसमें आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है। इसमें बोला गया है द सुपरिंटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स। इलेक्टोरल रोल्स के सारे डायरेक्शन कंट्रोल काम वाले कामों के लिए, अब देखिए इलेक्शन किसका हो सकता है, पार्लियामेंट का हो सकता है, लेजिस्लेचर का हो सकता है, स्टेट असेंबली के लेजिस्लेचर का हो, या फिर प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो। इन सब के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इन सब के इलेक्शन के लिए एक कमीशन बनाई जाएगी, उसको रेफर किया जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI। ओके, अब देखिए हम इसका थोड़ा स्ट्रक्चर समझते हैं। इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करता है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। ओके, और ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होगा हर एक स्टेट में। ओके, आपको ये बात याद रखनी है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा फॉर द कंडक्ट ऑफ लोकल बॉडी इलेक्शन। हमारे यहाँ जो लोकल बॉडी इलेक्शंस होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल इलेक्शन कमीशन नहीं है। और आपको ये बात याद रखनी है, ये इलेक्शंस स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो कंडक्ट करवाते हैं। नाउ यहाँ पे मेंबरशिप की बात करें, हम मेंबरशिप की अगर हम बात करेंगे तो इट इज़ अ मल्टी मेंबर बॉडी। इसके लिए काफ़ी डिबेट हुई, ठीक है, हमारे संविधान में कि इसको मल्टी मेंबर रखा जाए। पहले एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था, फिर उसके बाद और भी जो है कमिश्नर लेकर आए गए। तो इसके लिए डिबेट भी हुआ कि एक रखें या फिर मल्टी मेंबर रखें। तो फिर एट द एंड ऑफ द डे इन सब ने डिसाइड किया और बाय द कन्वेंशन ये डिसाइड हुआ कि मल्टी मेंबर रखना अच्छा होगा। इससे इंडिपेंडेंस जो है आपकी इलेक्शन कमीशन की वो बनी रहती है। अब आपको इसके हेड में यानी कि इलेक्शन कमीशन जो है उसका एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा। ठीक है, जिसको CEC भी बोला जाता है। ठीक है, ही प्रिसाइड्स ओवर द इलेक्शन कमीशन। बेसिकली प्रेसिडेंट है बट इसके पास सिमिलर पावर्स ही होते हैं, बट ही डज नॉट हैव मोर पावर्स देन द अदर कमिश्नर्स। सो ECE के साथ 2 कमिश्नर्स और होंगे, ये भी आपको याद रखना है। टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। सारे के सारे कमिश्नर्स के पास क्या है, इक्वल पावर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये है एक कलेक्टिव बॉडी। इनको अपॉइंट कौन करता है, इन सबको अपॉइंट करता है हमारा प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट्स आप हमारे सारे इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट
किसकी एडवाइस पे काम करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखिए प्रेसिडेंट किस तरह से काम करता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैसे उसकी एडवाइसेस मेजर रोल प्ले करती है प्रेसिडेंट के डिसीजन में, ये हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और सजेशंस कौन देगा, एडवाइसेस कौन देगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का भी हेड होगा प्राइम मिनिस्टर। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी चीज़ इंश्योर की है कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, इनको किसी तरह की कुछ सर्टेन सिक्योरिटी दी जाए इन टर्म्स ऑफ देयर टेन्योर। अगर इनका टेन्योर फिक्स्ड नहीं होगा तो हो सकता है कि रूलिंग गवर्नमेंट इनको बार बार निकाल के जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो अपने हाथ में कर ले, और फिर वो इंडिपेंडेंस की जो बात की जाती है वो नहीं हो पाएगी। यही इस चीज़ की सिक्योरिटी देने के लिए टेन्योर फिक्स किया गया है, यानी कि वो 6 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा या फिर मैक्सिमम एज 65। सपोज इसका मतलब ये है 6 years टर्म, अगर उसके पहले उसकी 65 years ऑफ एज अगर वो अटेन कर लेते हैं तो वो टर्म वहीं पर ही ख़त्म हो जाएगा। ओके, देखो एक तरीका ये हो गया टेन्योर ख़त्म होने का किसी भी इलेक्शन कमिश्नर का, है ना, या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। सेकंड तरीका होता है रिमूवल। अब रिमूवल कैसे होगा? पहले तो या फिर एक्सपायरी हो जाए उनकी टर्म या फिर प्रेसिडेंट उनको रिमूव करे। अब प्रेसिडेंट कैसे रिमूव करेगा? जब हमारे दोनों हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा रिकमेंडेशन देंगे विद द स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है? 50+1, है ना। सिंपल मेजॉरिटी में क्या होगा? सिंपली अगर दोनों हाउसेस ने वोट कर दिया, 50+1 वोट हो गए, जैसे नॉर्मल ऑर्डिनरी लॉ पास होते हैं वो उस तरह से अगर दोनों हाउसेस ने पास कर दिया तो वो सिंपल मेजॉरिटी होती है। लेकिन इस तरह के बड़े इश्यूज़ को टैकल करने के लिए हमारे संविधान में प्रोविजन है स्पेशल मेजॉरिटी का, दोनों हाउसेस से पास होना चाहिए। अभी स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है? यहाँ पे लिखा हुआ है 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। देखिए जितने ये दोनों क्लॉसेस फुलफिल होने चाहिए, यानी कि जितने भी लोग प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उस वक्त, ये याद रखिए, उस वक्त जितने भी लोग, जिस वक्त ये रिकमेंडेशन जो है वो वोट हो रही है, उस वक्त पार्लियामेंट में जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उनका 2/3 वोट होना चाहिए इन द फेवर ऑफ द रिमूवल। ऑल्सो ये जो अमाउंट आपका निकलेगा 2/3 निकलेगा, वो नंबर आपकी टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस के सिंपल मेजॉरिटी भी पास करनी चाहिए। ये दोनों क्लॉज अगर फुलफिल होते हैं तो वो स्पेशल मेजॉरिटी होती है। इस मेजॉरिटी के तहत ही इसको रिमूव किया जा सकता है। अब है नेक्स्ट, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन। सो देखिए कुछ फंक्शंस हैं इलेक्शन कमीशन के, उनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहली बात वो करता है सुपरवाइज। सुपरविजन का काम है किस चीज़ के लिए सुपरविजन करेगा? वोटर लिस्ट को अप टू डेट करने के लिए। देखिए वोटर लिस्ट में वेराय हो सकता है, एक साल में कुछ लोगों की डेथ हो गई हो, एक साल में कुछ लोग वो एज बार, यानी कि 18 हमने पढ़ा था ना लास्ट सेशन में, 18 इज़ द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। अगर आपने 18 साल की एज अटेन कर ली है तो आप वोट करने के लिए लायक हैं, राइट, यू आर एलिजिबल टू वोट। तो हो सकता है कि ये जो लोग हैं वो नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाए, जो 17 साल के लोग थे वो 18 साल के हो जाएंगे, तो नए वोटर्स ऐड हो जाएंगे। सो इस तरह से अप टू डेट वोटर लिस्ट ऐड करते हैं। ये मैंने सिर्फ 2 कंडीशंस बताई हैं, इसके अलावा भी वोटर लिस्ट बहुत से रीजंस की वजह से अपडेट होती है। द अदर वन इज इट ऑल्सो डिटरमाइंस द टाइमिंग। अब क्या करता है? इलेक्शंस के टाइमिंग जो होते हैं वो डिटरमाइन करता है कि कब इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएंगे, और उसका पूरा शेड्यूल बनाने का काम भी क्या होगा? इलेक्शन कमीशन के पास होगा। थर्ड फंक्शन इज, ये इसके पास पावर है डिसीजन लेने की कि जो आपके पोल्स हो रहे हैं, आपके जो वोट इलेक्शंस हो रहे हैं वो फ्री एंड फेयर हो, उसके लिए वो कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं, बहुत से टाइप के डिसीजन ले सकते हैं। जैसे कि सपोज़ अगर उनको लगता है कि कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पर गलत तरीके से जो है इलेक्शन हो रहा है, या फिर लोगों को फोर्स किया जा रहा है कि आप हमारे पार्टी के लिए वोट करो, तो वो उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी का या फिर उस पर्टिकुलर वोटिंग पोल स्टेशन का इलेक्शन रोक सकते हैं और बाद में करवा सकते हैं, पोस्टपोन करवा सकते हैं, या फिर इलेक्शंस को रोक सकते हैं। ये इंश्योर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हों। नाउ द अदर फंक्शन इज रिकॉग्निशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़। आप देखोगे हमारे यहाँ बहुत से तरह की पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, एक होती है नेशनल और एक होती है रीजनल, राइट। सो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं उनका रिकॉग्निशन कि हाँ वो पार्टी नेशनल है, तो इसके लिए भी क्राइटेरिया है, पूरा क्राइटेरिया है नेशनल कि आपको अगर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनना है तो आपको इतने स्टेट्स में जो है
सीट्स लानी पड़ेंगी, बहुत से क्राइटेरिया होते हैं, दैट इज़ द अदर चैप्टर. बट नाउ व्हाट इज़ द थिंग इज़ नेशनल जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको रिकॉग्निशन देता है, और रिकॉग्निशन के साथ साथ जो सिम्बल्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को वो भी अलॉट करता है, राइट. सो दीज ऑल आर द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन. नाउ ओवर द ईयर्स इलेक्शन कमीशन जो है वो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के तौर पर इमर्ज होते हुए आ रहा है, और उसने हमेशा ये कोशिश की है कि चीज़ें फेयर रहें और फेयरनेस बनी रहे इलेक्शन प्रोसेसेस में. उसने बहुत से ऐसे तरीके अपनाए हैं जो कि इम्पार्शल हो या फिर अनबायस्ड तरीके के हों, जिससे इलेक्टोरल प्रोसेस की सैनिटी बनी रहे, ठीक है. बट कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, नो सिस्टम इज़ परफेक्ट. हर एक चीज़ में चेंजेस जो हैं वो इनेविटेबल होते हैं. देखिए, आप कुछ भी करें, आप आज के डेट पे कोई रूल बनाओगे तो हो सकता है 10 साल बाद सिनेरियो चेंज हो जाए, एनवायरनमेंट चेंज हो जाए, इकोलॉजी चेंज हो जाए, तो आपको उस इकोलॉजी के हिसाब से चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है. उसी तरह हर एक चीज़ में चेंजेस की ज़रूरत है. कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, ऑल्दो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमेशा कोशिश की गई है कि चीज़ें फेयर रहें, तो बट कहीं ना कहीं कुछ तो छूट हो ही जाती है. इसीलिए बात आती है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, कि क्या क्या रिफॉर्म्स सिटीजन्स जो हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं, और क्या क्या रिफॉर्म्स हो सकता है कुछ इंटरेस्ट ग्रुप्स ने, कुछ प्रेशर ग्रुप्स ने, कुछ ऑपोजिशन ने सजेस्ट किए हों. ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं वो हर एक सेक्टर के लिए हैं, कि कैसे इलेक्शन होना चाहिए, वोटर्स के बारे में या फिर इलेक्शन कमीशन के बारे में. तो एक एक करके समझते हैं. पहला जो डिमांड है वो है कि जो हमारे पास सिस्टम है ना, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इसको जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में बदलना चाहिए. ये डिमांड की जा रही है. ये डिमांड इसलिए की जा रही है सो दैट कोई एक मेजर पार्टी जो है वो एमर्ज होके ना आ जाए. नाउ द अदर रिफॉर्म इज़ कि स्पेशल प्रोविजन इंश्योर करनी चाहिए कि पार्लियामेंट और असेंबलीज में एटलीस्ट 1/3 जो वुमेन है उनकी जो सीट्स है वो रिजर्व्ड हो, या फिर वो उनके जो सीट्स है वो सिक्योर हों. अब ये क्यों बोला जा रहा है? देखिए, हमने देखा था कि जब हमने रिजर्वेशन वाला चैप्टर हमने पढ़ा था रिजर्वेशन इन इलेक्शन, तब हमने देखा था कि SC एंड ST कम्युनिटीज़ के लिए ही रिजर्वेशन अवेलेबल है पार्लियामेंट में और असेंबलीज़ में, लेकिन वुमेंस के लिए नहीं है. तो यहाँ पे वुमेंस के लिए डिमांड की जा रही है, जैसे कि आपको देखने मिल जाएगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, है ना. नाउ द अदर रिफॉर्म इज डिमांडेड एज स्ट्रिक्ट प्रोविजन टू कंट्रोल द रोल ऑफ मनी इन द पॉलिटिक्स. तो देखो, आपको पता है कि हमारे पॉलिटिक्स में मनी का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है. यू कैन से मनी का मेजर रोल प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस. क्योंकि क्या होता है, ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो फंडिंग्स देते हैं, ठीक है. दीज आर पॉलिटिकल फंडिंग्स. अब ये पॉलिटिकल फंडिंग्स किसको देते हैं? ये पॉलिटिकल फंडिंग्स देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को. अब ये पॉलिटिकल पार्टीज़ इनसे पैसा ले लेती हैं. अब सपोज़ ये पॉलिटिकल पार्टी ए है, ओके, और ये पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीत जाती है. अब ये इलेक्शन जीत गई तो ये बन गई गवर्नमेंट. अब ये गवर्नमेंट बन गई तो ये किसको फेवर करेगी अपने रूल्स एंड पॉलिसीज़ में? ये कंपनी को जिसने पॉलिटिकल फंडिंग दी है, ये इंडस्ट्री को, राइट. सो इस तरह से क्या होता है, ये आपस में ही खेल खेलते हैं, और जो एक्चुअल नीड है जिस वजह से इनको रिक्रूट किया गया है, इनको यू कैन से इलेक्ट किया गया है, वो जो एम है वो फुलफिल नहीं कर पाते. तो इलेक्शन में जो मनी का रोल है उसके लिए स्ट्रिक्ट प्रोविजन बनने चाहिए. कैंडिडेट्स, द अदर रिफॉर्म इज कैंडिडेट्स जिनका क्रिमिनल केस अभी भी चल रहा है, या फिर जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, या फिर उनके केसेस अभी भी पेंडिंग है कोर्ट में, उनको बैन किया जाना चाहिए इलेक्शन कंटेस्ट करने से. आप देखो कि हमारे देश में बहुत से ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिनके खिलाफ अभी भी कोर्ट में केसेस पेंडिंग है, मेजर क्रिमिनल केसेस पेंडिंग्स हैं. और ऐसा भी होता है बहुत से बार कि वो इलेक्शन जीत भी जाते हैं और अभी रूल भी कर रहे हैं, है ना. तो ये मॉरल ग्राउंड्स पे सही नहीं है, इस चीज़ को भी बैर किया जाना चाहिए. एंड और क्या रिफॉर्म्स हैं? देयर शुड बी कंप्लीट बैन ऑन द यूज़ ऑफ रिलीजन कास्ट इन द अपील ऑफ अ कैंपेन. तो ये तो बहुत ही बड़ा इशू है हमारे देश का. हमारे देश की जो पॉलिटिक्स है वो कास्ट और रिलीजन पे ही चल रही है, क्योंकि पॉलिटिशियंस यूजुअली लोगों को डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट और ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन. उनके सेंटिमेंट्स, रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ जोड़कर चीज़ों को अपने पॉलिटिकल गेन्स जो है वो फुलफ़िल करते हैं. सो ये सारी चीज़ें भी बैन होनी चाहिए. कि अगर इन चीज़ों को बैन ही कर दो कि आपका जो कैंपेन है आप उसमें रिलीजन का यूज़ नहीं कर सकते, कास्ट का यूज़ नहीं कर सकते,
तो क्या होगा, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है हम जिसकी बात कर रहे हैं वो इंश्योर हो पाएगा. द अदर रिफॉर्म विच इज़ डिमांडेड इज लॉ टू रेगुलेट फंक्शनिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, और ये इंश्योर करना कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो काम कर रही हैं वो ट्रांसपेरेंट और डेमोक्रेटिक मैनर में कर रही हैं. क्योंकि देखो बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पे हिरार्कियल रूल ही चल रहा है. पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी प्रोसेसेस डेमोक्रेटिक तरीके से हों, इसके लिए भी लॉज बनने चाहिए. सो गाइज ये थे मेजर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स विच आर डिमांडेड. अब देखते हैं टाइम विद टाइम ये सारी चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं. लास्ट देखिए, इसके साथ हो गया हमारा चैप्टर एंड. एट द एंड ऑफ द चैप्टर आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन है, consider the following statements. 1. Election Commission of India is a 5-member body. 2. Union Ministry of Home Affairs decides election schedule for the conduct of both general elections and by-election. यहाँ पे बोला है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड करता है. अच्छे से पढ़िए. थर्ड वन इज इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व्स डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू द स्प्लिट्स एंड मर्जर ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज. सो देखिए, ये इसमें सिर्फ और सिर्फ थर्ड जो है स्टेटमेंट वो सही है, क्योंकि येस इलेक्शन कमीशन जो डिस्प्यूट होते हैं ना पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में स्प्लिट्स एंड मर्जर्स से रिलेटेड, वो सारे डिस्प्यूट्स जो है वो रिजॉल्व करवाता तो है. लेकिन यहाँ पे जो बात की गई है इट इज़ अ 5-member बॉडी, तो ये आंसर बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने इसी सेशन में पढ़ा है इट इज़ अ 3-member बॉडी. एक होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 कमिश्नर. ठीक है. और सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है, ये इसलिए गलत है क्योंकि यूनियन होम मिनिस्ट्री ने डिसाइड कर दी इलेक्शन का शेड्यूल वाली बातें हमने पढ़ी थी. शेड्यूल कौन डिसाइड करता है, ये करता है इलेक्शन कमीशन. सो फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, लास्ट वन इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सो गाइज आज के सेशन में हमने पढ़ा इंडिपेंडेंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स. आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो. If you like this session, you can subscribe to our YouTube channel for more videos and updates. Also, download Sprint UPSC app to practice book, chapter or topic wise. Remember candidates, just reading books or watching videos won't help unless you practice thoroughly. Identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप. यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं. देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से या फिर वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे. सो अपनी मिस्टेक्स को जानिए और परफॉर्मेंसेस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है. So that is it for today. Thank you and I'll see you in the next video.